पहले आगे रोटी। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात 9 बजे की चर्चा करता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने दिल्ली स्टूडियो से। आपको मालूम है कल हमने चर्चा की थी कश्मीर में जिस प्रकार हत्याएं जारी, कश्मीर में 370 हटने के बाद क्या बदला और क्या नहीं बदला, और विशेष रूप से 1990 से अब तक के हालात किस प्रकार के रहे, इसी के ऊपर कल हमने चर्चा की थी। कश्मीर कराह रहा है, अनेकों सरकारें आई, राष्ट्रपति शासन भी लगा, सब कुछ हुआ। पहले 370 से पहले के हालात थे, अब 370 हटा दी गई उसके बाद, लेकिन कश्मीर आज भी कराह रहा है। कराहना शब्द आप समझते हैं, पीड़ा अंदर की असहनीय पीड़ा जो होती है उसको कराहना कहा जाता है, जो लोग हिंदी से थोड़ा सा अनभिज्ञ गूढ़ शब्द से। आज उसी चर्चा में, आज उसी का दूसरा भाग, और उसी चर्चा के अंदर मेरे साथ जुड़े हैं कैप्टन बंसीलाल जी, रिटायर्ड, देहरादून जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार जी, नमस्कार सभी का। मैं भी पूरा परिचय लूंगा। और मेरे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पी के सारस्वत जी भी जुड़े हैं। सारस्वत साहब, आपका भी हार्दिक अभिनंदन नमस्कार इंडिया की आज की इस चर्चा के अंदर। इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, मैं एक जानकारी और दे दूं कि आज हमारा प्रयास, इसको फेसबुक पेज, जो नमस्कार इंडिया का फेसबुक पेज है, उसके माध्यम से भी हम लाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रयास है, देखते हैं कितना सफल हो पाता और कितना नहीं हो पाता। चलिए, इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, मैं एक जानकारी आपको दे दूं, और यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक डाटा है। ये 2019 तक का डाटा रहा, 1992 से आप कह लीजिए। कल हमने एक डाटा दिया था 1990 से 2017 तक का, उसकी भी बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन ये इंडियन एक्सप्रेस में जो डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, उसके अनुसार लगभग 42,000 लोग कश्मीर में 1990 से 2019 तक मारे गए। मोटा मोटी एक जो आंकड़ा आ रहा है वो ये है कि 1992 में जब पीक पर था, ये चरम पर था, उस समय टोटल इंसिडेंट हुए 1992 में 4,817, 4817, जिसमें जो सिविलियन, जो आम नागरिक मारे गए वो 634, 634। जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के, जो हमारे जवान शहीद हुए उसमें 189, 189, और 809 जो आतंकी मारे गए। उसके बाद 1993 में टोटल इंसिडेंट थे 5,247, 5247। सिविलियंस जो मारे गए वो 747, 747। जो हमारे जवान शहीद हुए वो 198, और 1,310 जो मिलिटेंट मारे गए। उसी प्रकार 1994 में 5,829 इंसिडेंट हुए, 820 सिविलियंस मारे गए, 200 सिक्योरिटी फोर्सेज अर्थात हमारे जवान शहीद हुए, और 1,596 मिलिटेंट। उसी प्रकार 95 में 5,938 घटनाओं में 1,031, 1031 सिविलियंस मारे गए, 237 हमारे जवान शहीद हुए, और 1,332 जो है वो आतंकी मारे गए। उसी प्रकार 96 में 5,014 टोटल घटनाएं, 1,341, 1341 सिविलियंस मारे गए, 184 हमारे जवान शहीद हुए, और 1,209 आतंकी मारे गए। आगे का भी डाटा की मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले मैं अब चाहूंगा कैप्टन बंसीलाल जी से चर्चा करूं। कैप्टन बंसीलाल, आप मुझे बताएं कि क्या होना चाहिए, मतलब जो वर्तमान हालात है, कम से कम 370 हटने के बाद में आप क्या कहेंगे हालात के संदर्भ में? क्या हमें खुश होना चाहिए कि कैजुअलिटी पहले के मुकाबले कम हो गई? क्या यही सोच करते, इस प्रकार राजनीतिक लोग जिस प्रकार चर्चाएं कर देते हैं, राजनीतिक लोग इस प्रकार के उदाहरण दे दिए कि नहीं, नेहरू जी के समय में इतने लोग मारे गए थे, आज इतने समय लोग मारे जाए, पहले से तो बेहतर है हालात, आदि आदि, क्या हमें भी इस प्रकार की बातें कहकर खुश हो जाना चाहिए? आपका टेक जी बंसीलाल जी, कैप्टन साहब जी। सबसे पहले तो भारद्वाज जी, मैं अमृत प्रणाम के साथ आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपने मुझे इस चर्चा के लायक समझा, और इस पैनल पर बैठे हुए आप हमारा गौरव है सर, आप हमारे देश का गौरव है। जरूर जरूर जरूर, आप भी गौरव हैं कि आप इस तरह का चर्चा रख रहे हैं, आप भी गौरव है हमारा। और बाकी इस पैनल पर बैठे हुए सभी महानुभावों को भी मेरा अमृत प्रणाम।
देखिए, अगर हम कश्मीर की बात कर रहे हैं जी। तो कश्मीर का जो इतिहास है सैकड़ों साल पुराना है। एक बहुत ही सुंदर इसका हिसाब किताब शुरू से रहा है। इसे दुनिया का स्वर्ग कहा गया है। जी। किंतु 1947 के बाद आतंक की यहाँ पर एक ऐसी लकीर खींच दी गई कि तब से इसका स्वरूप ही बदली हो गया बिल्कुल। जी। अब आज हम कह रहे हैं कि ये करहा रहा है। अगर गढ़वाली में बोले तो गढ़वाली में बोलते हैं कणाट, कणाट हुए, कणाट हुए थे, कणाट, है ना। कंटिन्यू कंटिन्यू जब कोई दर्द होता है तो आदमी करा रहा होता है दर्द में। तो हम कह सकते हैं कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 भी खत्म कर दिया गया। एक बेमिसाल वो था, वो भी बहुत अच्छा गाथा लिख दी गई, बेमिसाल गाथा है वो भी। किंतु हम तो यही समझ रहे हैं कि शुरू से लेके और अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। उसका कारण करनी और कथनी में जब फर्क होता है तो वहां पर ये सब बातें सॉल्व नहीं हो पाती जी। अब बीमार को ले लीजिए, आपकी बीमार को एक बीमार है, एक डॉक्टर आ रहा है, बोला इसका पेट में दर्द है, वो पेट की दवाई दे रहा है। दूसरा डॉक्टर आ रहा है, बोला नहीं इसने गलत दिया है, मैं तो इसको सिर दर्द की दूंगा। तो वो मरीज कभी ठीक नहीं हो सकता बिल्कुल, जो इसके साथ इस तरह हो रहा हो। तो कश्मीर का करीब करीब यही हाल है। मनसा वाचा कर्मणा, कहीं पर भी जब ये चीजें लागू हो जाती तो फिर इंसान दिल से मोहब्बत करता है किसी के साथ भी। अगर हम मन, कर्म और वचन, 3 चीजें जो हमारे मन में है वही हम बोलें, वही हम करें। अगर हम किसी के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम उसका दिल जीत लेते हैं और उसके बाद ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं पूरी। कश्मीर में अगर मैं कहूं तो कश्मीर में यही सबसे बड़ी बात है कि कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है। इसके बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां के जनमानस को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनके फायदे होने चाहिए, जो बातें उनको बताई गई हैं, क्या वो धरातल पर हैं? ये हम नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते इस चीज को। अगर वो हैं तो मैं समझता हूं कि अगर जो बोला गया अगर वो हो रहा है तो फिर तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज कश्मीर में आज क्या हो रहा है कि हक के लिए लड़ता कश्मीरी सड़कों पर है, तैनात सुरक्षा बल है और पाकिस्तान की नापाक साजिश से घाटी की पूरी पहचानी बदली हो गई है। किन कारणों से? मैं एक चीज के लिए रोकूंगा कैप्टन साहब। जी जी माफी। पाकिस्तान तो शुरू से अपनी नापाक हरकतें करता आया है, वो तो अपनी हरकतों से बाज आया नहीं है, ठीक है साहब। तो फिर खाली पाकिस्तान का नाम ले लेके हम कब तक अपनी कमियों पर पर्दा डालते रहेंगे? क्या इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक रोल, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कहीं कमी नजर नहीं आती है इसके अंदर कैप्टन साहब? देखिए बरदार साहब, मैंने पहले ही बताया कि मनसा वाचा कर्मा जी, क्या हम जो बोल रहे हैं वो हो रहा है? क्या हम जो चाहते हैं वो हो रहा है जी। अगर वो चीजें नहीं है तो कोई भी दिल से प्यार नहीं करेगा, कोई भी दिल से नहीं जुड़ेगा हमारे साथ में कभी भी। ये बात कंटिन्यू रहेगी। अभी जो हमारा आज का सब्जेक्ट है वो कराहने वाला है कि कश्मीर करा रहा है जी। कराता वो बीमार है जो जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा है, उल्टा सीधा इलाज हो रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है जी। नहीं तो अगर सही तरीके का इलाज हो, सही तरीके से उनको जो सुविधाएं वो मुहैया कराई जाए, जो वो उन लोगों को लगना चाहिए कि हाँ हमारे हक की बातें हो रही हैं, हमारे लिए सब सही हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि कश्मीर हो सकता है दोबारा फिर दुनिया का स्वर्ग बन सकता है। आज भी और पहले से भी वहां पर फौज से लेकर पुलिस से लेकर के सब सादतें हो रही हैं। ठीक है, कंटिन्यू है कोई जी जी। ठीक है कैप्टन साहब, आता हूं। अभी ये खबर आ रही है कि आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। आशीष मिश्रा लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी, आपको मालूम है। चलिए अब पीके सारस्वत साहब, पंडित जी आप आइए, मैं आपसे सवाल करूं उससे पहले मैं आगे का थोड़ा सा डाटा और पढ़ देता हूं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के का ही आंकड़ा है। 2015 में टोटल, अब ये पीछे के कुछ दौर की बात कर रहा हूं, 2015 में टोटल 208 घटनाएं हुई जिसमें 17 सिविलियन मारे गए, 39 मेरे जवान शहीद हुए और 108 मिलिटेंट्स मारे गए। 2016 में 322 टोटल घटनाएं, 15 सिविलियंस मारे गए, 82 मेरे देश के जवान शहीद हुए।
और 150 मिलिटेंट्स मारे गए। ये 2016 2016 की बात कर रहा हूं मैं। और 2017 में 342 टोटल घटनाएं हुई, 40 सिविलियंस मारे गए, 80 मेरे जवान शहीद हुए और 213 मिलिटेंट्स मारे गए। 2018 में टोटल 614 घटना, 39 सिविलियंस मारे गए और 91 मेरे देश का जाबाज सिपाही, मेरा जवान शहीद हो गया, इसके अंदर भेंट चढ़ गया। 257 मिलिटेंट और 2019 की टोटल 365 घटनाएं, 23 सिविलियन, 78 जवान शहीद हुए और 136 मिलिटेंट्स मारे गए। पंडित जी, अब आपकी नजरों में 370 हटने के बाद से आम आदमी ने क्या पाया? मेरा सवाल आपसे भी करीब करीब है। भारद्वाज जी, धारा 370 हटने के बाद अभी बहुत ज्यादा पीछे की चर्चा बाद में करूंगा। मैं आज इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा उल्टी गंगा बहाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं 370 के बाद के हालात पर पहले चर्चा करना चाहता हूं, इसके बाद हम धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे। हालांकि आंकड़े मैंने पीछे के ही बताए ज्यादा। जी, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं आपका 1 मिनट का टाइम लूंगा। तो मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। 20वीं सदी की शुरुआत में, क्योंकि मैं ब्राह्मण संगठन से जुड़ा हूँ तो मैं ब्राह्मणों की ही बात करूंगा। देश की पहले बात है, लेकिन मैं एक ब्राह्मणों के परिवार की आपको बात बता रहा हूँ। 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 10 लाख कश्मीरी पंडित घाटी में रहते थे। आज की डेट में केवल 9,000 है जी। और 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को प्रताड़ित करके वहां से निकाला गया, 1989 में सबसे पहले पंडित को मारा गया, टपलू लाल जी को। उनको आतंकवादियों ने निशाना बना के जातिगत आधार पर मारा गया। और वही मैं आपको बताना जा रहा हूँ, एक अनुमान के अनुसार 1990 से 1992 के बीच में कश्मीरी ब्राह्मणों को 399 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार घाटी में 1990 से पहले लगभग 75,343 परिवार थे। अगर एक परिवार में 4 लोग भी हों तो आप उसका गुणा भाग कर सकते हैं। कश्मीर घाटी की जो संघर्ष समिति है कश्मीर ब्राह्मणों की, 1990 से पहले वहां पर 75,343 परिवार थे। पिछले 30 सालों में लगभग घाटी में 800 हिंदू परिवार बचे हैं। तो ये जो मेरे पास आंकड़े, मैं आपको इन आंकड़ों की बता रहा हूँ। और अब वही धारा 370 के बाद वही डर दोबारा से पैदा किया जा रहा है, जो कि खत्म करने की सरकार पूरी कोशिश कर रही थी, अपने प्रशासनिक बलबूते पे, अपने प्रचार के बलबूते पे, अपने काम के बलबूते पे और खासतौर से सेना के बलबूते पे। ये जो 90 के बाद, मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ सारस्वत साहब, आपने जो बिल्कुल आंकड़ा ठीक दिया। ये जो पलायन हुआ 90 के बाद, वो 800 परिवार ऐसे थे जो वहीं रुक गए, जो वहां से नहीं लौटे। वो आज भी वहीं है, संघर्षरत हैं। और अब फिर डर सताने लगा। और उनके जो मुखिया हैं वो टिक्कू साहब हैं, वो उनका नेतृत्व कर रहे हैं और भारी सुरक्षा के अंदर रह रहे हैं टिक्कू साहब जी। बोलिए। हाँ जी, मैं वही आपको टिक्कू साहब के आंकड़े के अनुसार आपको मैं ये बातें बता रहा था। तो अब आप ये बोलो कि अब हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि यही सिर्फ कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन मुस्लिम ने कभी भी हिंदू को भाई नहीं माना। आज तक का रिकॉर्ड है, आप कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखो। आर्मी के जवान हमारे देश के गौरव हैं, और उनके ऊपर पत्थर फेंके जाए, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाए और पत्थर मार के भगा दिए जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, तो यही सरकार आने वाले नेता लोग उनको छोड़ देते हैं और बाद में वही काम वो फिर से करते थे। तो ये काम तो आज की डेट में बिल्कुल बंद है कि पत्थरबाजी नहीं हो रही है, और आतंकवादी डर के कार्रवाई कर रहे हैं, छुप के कार्रवाई कर रहे हैं, और उनका उस चीज का तुरंत जवाब दिया जा रहा है। धारा 370 के बाद ये आंकड़े आपके सामने काफी देखने को आए हैं। और 2014 से पहले हिंदुस्तान के हर कोने में ब्लास्ट होते थे, जो आज की डेट में नहीं हो रहे हैं। वो सिर्फ कश्मीर के कुछ लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट में ही रह गए हैं। आज की डेट में सुरक्षा एजेंसियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसके लिए मैं कैप्टन साहब को बहुत बधाई दूंगा कि वो जिस सुरक्षा एजेंसियों से जिनसे वो जुड़े हुए हैं, आज वो सुरक्षा एजेंसियां हमारे देश के लिए बहुत सॉलिड काम कर रही है। सरकार अपने स्तर पे क्या काम कर रही है वो वहाँ की जनता देख रही है। अभी हमारे पास उस तरह की डिटेल्स नहीं है। अभी 2 साल हुए धारा 370 को हटे, तो बहुत ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन कुल मिला के संतोषजनक आंकड़े हैं। अभी जो रिसेंटली 2 दिन पहले जो केस हुआ है एक कश्मीर घाटी के ईदगाह एरिया में, एक सिख महिला प्रिंसिपल को और एक पंडित टीचर को आईडी कार्ड देख के और उनको मार दिया गया। जब इस देश में आईडी कार्ड की बात होती है कि भाई हम ये आईडी कार्ड सबके बनाएंगे और विदेशी लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं तो उनको भी यहाँ से निकाला जाएगा जांच करके, तो यहाँ पर बहुत हंगामा होता है।
सारे मुस्लिम संगठन इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब कश्मीरी पंडितों की बात आती है तो हिंदू संगठन बिल्कुल भी इकट्ठे नहीं होते, खासतौर से ब्राह्मण संगठन भी इकट्ठे नहीं होते। तो मेरे पास जो आंकड़े हैं, इस आंकड़े के अनुसार तो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित हुआ है ना वहां पर, तो हिंदू के साथ साथ सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित ही प्रताड़ित हुआ है, और आज भी हो रहा है। जो 800 परिवार वहां पे बचे हुए हैं, उनकी भी संख्या बढ़ी नहीं है, मैं मानता हूँ कमी हुई होगी। और जो हमारे देश के गौरव है, जो जवान है, वो काफी तादाद में शहीद हो चुके हैं। इस बात का मुझे बहुत दुख है, और मैं आज की डेट में उनको फिर से दोबारा से श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, और ऐसे हमारे देश के हीरो को 100% सलूट। ठीक है। पहली चीज सारस्वत साहब, ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं है, अगर वहां पर उस दौर के अंदर कम से कम साथ नहीं खड़े तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं है या मुस्लिम साथ नहीं देते। एक चीज। दूसरी चीज मैं और आपको स्पष्ट कर दूं यहाँ पर कि पीछे उस समय लोग कितने आए कितने नहीं, वो बात का विषय, लेकिन वर्तमान में आज की तारीख के अंदर अभी जो भी ये जो किलिंग हुई थी, सुपिंदर कौर जो मारे गई और दीपक चंद जो थे, जो अध्यापक थे उनके, उन्हीं के स्कूल के अंदर इनकी जो हत्या की गई, या फिर जो माखनलाल बिंद्रू जो कश्मीरी पंडित थे उनकी जो हत्या की गई, उसके बाद में जितने भी प्रोटेस्ट हुए वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब जो भी हैं सभी लोगों ने साथ। और एक नई चीज, एक अच्छी पहल जरूर हुई है वर्तमान में, और वो अच्छी पहल ये है कि अब कुछ मस्जिदों से भी, मेरे पास एक कटिंग है भास्कर की, उसके अनुसार एक मस्जिद से भी अनाउंसमेंट हुई है कि भाई नहीं, हमें सबको बचाना है, हम साथ साथ हैं। ये परिवर्तन तो देखने को मिला है। हालांकि जो अपना क्या नाम है, जो ये अध्यापिका जिनको मार दिया गया इस बार अभी पीछे, उन अध्यापिका के पति से जब पूछा गया भाई क्या बदला 370 हटने के बाद, तो उन्होंने बड़े पीड़ित मन से जवाब दिया कि 370 हटने के पहले मेरी बीवी जिंदा थी और 370 हटने के बाद मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं। आप उनके भाव समझ सकते हैं। चलिए, अब मैं कैप्टन साहब आपसे बात पूछूं, जो अभी सारस्वत साहब ने कहा, मैंने इसलिए, क्योंकि जातिगत संगठन हुआ, जब ब्राह्मण की बात होती है, कश्मीरी पंडित की बात होती है, तो ताकि इन ब्राह्मण और पंडित संगठनों के से भी चर्चा की जाए और उनकी जिम्मेदारी के बारे में भी पूछा जाए, वो भी मैं चर्चा करूंगा आगे। सर, अभी जैसा इन्होंने कहा कि भाई आज की तारीख में जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो बेहतर काम कर रही हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर दिया सारस्वत साहब ने 2014 का, अर्थात मोदी सरकार उससे पहले के विषय के अंदर। तो आप क्या कहेंगे साहब, कैप्टन साहब, कि पहले हमारे सुरक्षा बलों को फ्री हैंड नहीं था और आज फ्री हैंड कर दिया गया है, आज उनको कोई भी एक्शन लेने की छूट दे दी गई है जो कि 2014 से पहले नहीं थी। क्या आप सहमत हैं कैप्टन बंसीलाल जी इसके ऊपर? जी भारद्वाज साहब, ऐसा है, ताकत के बल पर अगर किसी को कंट्रोल करना हो तो कुछ देर के लिए किया जाता, हमेशा के लिए नहीं। जी, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, एक एंड्रोक्लीज की कहानी थी। एंड्रोक्लीज जी, वो एक दास था अमेरिका में, और एक बार एक जंगली शेर के पांव में कांटा चुभ गया था बहुत बड़ा। उसने उसके पांव से किसी तरह से वो कांटा निकाल दिया। वही शेर जब उसके ऊपर छोड़ा गया तो शेर उसके पास जाकर के उसको चाटने लगा। उसने भूखे से ने उसको कुछ नहीं बिगाड़ा। जी। तो ये है दिल की बातें। अब मेरा ये कहना है कि हम जोर जबरदस्ती से किसी को अपना बनाना चाहें तो वो बन तो जाएगा कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है कि अगर वही पहली बात आ गई जो पहले बोल रहा हूं मैं, कि एक डॉक्टर तो दे रहा पेट दर्द की दवा, दूसरा दे रहा सिर दर्द की दवा, मरीज तो कराएगा ना, परमानेंट मरीज रहेगा वो, तो क्या फर्क पड़ जाएगा वो लोग। और वो डॉक्टर अपने उससे कर रहे हैं उस काम को, वो चाहता है कि मेरी चले और वो चाहता है मेरी चले। एक ने पेट दर्द का दे दिया, दूसरे ने सिर दर्द दे दिया, तीसरे ने कुछ और दे दिया, तो वो मर्ज तो जाएगा नहीं ऐसे में कभी। लेकिन कैप्टन साहब मैं आपको रोकूंगा, आपने भी एक बात कही, वो शेर वाला उदाहरण दिया कि शेर ने बाकी चाटना शुरू कर दिया। हाँ। लेकिन अब वहां के नागरिक जो आज भी मिलिटेंसी के अंदर लगे हुए हैं, हालांकि उनका एक ट्रेंड बताया जा रहा है, जो तरीका वो थोड़ा सा बदला गया है। अब बड़े बड़े हथियारों की जगह उनको पिस्टल सप्लाई हो रही है, जैसे आके और नजदीक से जाके मार दिया, चेकिंग वेकिंग में ज्यादा नजर नहीं आता। जी। तो अब ये बताइए, सरकार वो उन्हें रोजगार मुहैया कराना चाह रही है, उनको सारी सुविधाएं दी जा रही, तो और क्या कर सकती है सरकार इससे ज्यादा? यहाँ आपको रोजगार देगी, आपको सारी सुविधाएं देगी, सब कुछ दे रहे, रहने को खाने का सब कुछ दिया जा रहा है। अब इससे ज्यादा और सरकार क्या करे कि ये लोग उसी शेर की तरह चाटना शुरू कर दें बजाय हथियार उठाने की? कैप्टन साहब, अब ऐसा देखो, जो चीज बहुत लंबे समय से चली आ रही है, एकदम से इतनी जल्दी वो ठीक नहीं होगी, वक्त लगेगा।
और सारा ठीक होगा, ऐसी बात नहीं, बशर्ते मन कर्म वचन से उनके साथ लगना पड़ेगा। किसी भी, चाहे सरकार किसी की भी हो, कोई भी सरकार हो, उसको ये देखना पड़ेगा कि ये लोग हमारे हैं, अपना समझ के करना पड़ेगा सारा काम। और उसके बाद फिर मैं समझता हूं कि विदेशी ताकतें भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हस्तक्षेप विदेशी ताकतें वहां पर तभी कर रही हैं जब वो लोग उनके साथ मिले हुए हैं। अदरवाइज आप देखिए कि हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, सिर्फ कश्मीर में क्यों ऐसा हो रहा, दूसरी जगह पे तो हो सकता था। गुजरात, पंजाब सब पाकिस्तान से लगे हुए हैं या दूसरी कंट्री से लगे हुए हैं, चाइना लगा हुआ है। सिर्फ कश्मीर में इसलिए हो रहा है कि वहां के लोग उनके साथ में मिले हुए हैं, और मिले इसलिए है कि उनके लिए, यहाँ के लोगों के लिए उनके दिल में जगह नहीं है। और जगह इसलिए नहीं है कि हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसा कर दिया गया हो कि उनके दिल में आज जगह नहीं है। नहीं कैप्टन साहब, इसका मतलब ये है कि अगर उनकी भावनाएं आज भी वहां पर जुड़ी हुई हैं तो क्या समझा जाए कि ये धार्मिक आधार है, जैसा कि अभी इन्होंने कहा, जो सारस्वत साहब कह रहे थे, इसका मतलब धार्मिक आधार मान लिया जाए। और अगर धार्मिक आधार मान भी लिया जाए एक बार को, जबकि मैं उससे सहमत नहीं, लेकिन अगर मान भी लिया जाए तो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा तो, कई गुना ज्यादा तो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है, बाकी लोग तो नहीं जा रहे। कश्मीर का हिस्सा ही आपको ऐसा क्यों लगता है कि कश्मीर के हिस्से के कुछ लोग उनके प्रति, पाकिस्तान के प्रति अपना मतलब जो इमोशनल टच रखते हैं? जी 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 वारदा साहब, ऐसा है कि मैं समझता हूं कि अगर हमारा देश पहले से गुलाम भी रहा है, पीछे भी रहा है, बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर, बाहर वालों ने राज किया है, इसके कारण वाद रहे हैं सारे, जातिवाद, एरियावाद, धर्मवाद, ये हमारे जो वाद है ना, इसके कारण हम हर जगह पर पीछे हैं काफी। इन वाद के कारण से अभी जाति की बात हो रही है, तो पहले भी तो कश्मीर में लोग अमन चैन से रहते थे। इससे पहले शुरू में देखा आप, भाईचारा था, बिल्कुल बहुत बढ़िया था। अब कोई सवाल ये उठता है कि अब ऐसा क्यों हो गया, अब ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल है बीच में। पहले तो बहुत मेल मिलाप था, अमन चैन था, बहुत शांति से सब रहते थे, मिल करके रहते थे, कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात थी नहीं। लेकिन अब ये सारी बातें आ गई है, तो इसका कोई ना कोई तो कारण है, कुछ ना कुछ कारण है जी। मतलब उस कारण को तलाशने का प्रयास जो है वो किया जाना चाहिए, और वो सरकारों की तरफ से किया जाना चाहिए। आपकी बात फिर वही है कि मतलब जोर जबरदस्ती से नहीं, वो कारण खोज के और उसका निवारण हो। खाली जोर जबरदस्ती से कितने, जैसे मौका मिला उन्होंने फिर वही हरकत कर दी। अब मेरे 5 जवान पर 3 दिन पहले शहीद हो गए, मेरे 5 जवान। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, ऐसा ना जोर जबरदस्ती से, मैंने कहा कि कुछ टाइम के लिए आप किसी को अपना बना सकते हो, जोर जबरदस्ती से, हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए अगर बनाना हो तो दिल से होगा काम सारा, और दिल से तब होगा जब हम बोलेंगे वो ही जो करेंगे। क्या हम धरातल पर वो बातें कर रहे हैं जो हमने बताई हैं, ये देखना पड़ेगा पहले, क्योंकि हम तो देख नहीं रहे क्या हो रहा है। ठीक जी। सारस्वत साहब, मुझे एक बात बताइए, आपने अभी कहा कि 2014 के बाद की तुलना कर दी, तो कुल मिलाकर आप जोर जबरदस्ती, आपने पीछे इंटरनेट बंद रखा, सीआरपीएफ लगा दी, वहां पर लोगों को निकलने नहीं दिया गया, नजरबंद कर दिए गए, आदि आदि अनेकों प्रतिबंध थे। लेकिन वो प्रतिबंध हटते ही फिर उन्होंने तरीका जरूर चेंज किया है अपना, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े हथियार नहीं, छोटे हथियार, आदि आदि। लेकिन उनके मनों के अंदर तो परिवर्तन नहीं ला पाए ना। सवाल तो ये है सारस्वत साहब, उसके लिए क्या करना चाहिए सरकारों को, आम आदमी क्या सोचता है? हालांकि मैं फिर कहूंगा कि अब पहले के मुकाबले वहां के लोग, और अभी जो संजय टिक्कू साहब हैं, और अब कई कश्मीरी ये जरूर मांग उठा रहे हैं, कश्मीरी पंडित या आम कश्मीरी जन जो भी है, कि भाई आप आइए, लेकिन सहानुभूति खाली डिजिटल मीडिया पर ना दिखाएं, वैसे भी खड़े हो। मैं एक चर्चा और कर दूं, हालांकि ये अंदर की बातें होती है, नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कह दूं, डर का माहौल अभी गया नहीं है। मेरा पीछे एक चर्चा हुई थी, और कल भी उन्होंने कमिट किया था मुझसे, पत्रकार हैं श्रीनगर के और बहुत जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने कमिट किया था मैं आऊंगा आपकी चर्चा के अंदर। फिर उन्होंने कहा साहब मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा, मैं ऑडियो टेलीफोन के माध्यम से जुड़ जाऊंगा। लेकिन फिर कोई बात, और आज हमने इतना कहा कि अगर आपको भय लगता है तो फिर आप ना जुड़े। अर्थात आज भी, और वो मुस्लिम है, हिंदू नहीं है, अर्थात आज भी मिलिटेंसी जो है, या मिलिटेंट्स का जो डर है, वो अभी आम जनमानस के दिल और दिमाग से गया नहीं है सारस्वत साहब। तो उसका रास्ता कौन खोजेगा और कैसे खोजा जाएगा? पीके सारस्वत भारद्वाज जी, अभी कैप्टन साहब एक एग्जांपल दे रहे थे कि भाई सिर में दर्द है तो सिर की दवाई मिलेगी, पेट में दर्द है तो पेट की दवा मिलेगी, लेकिन अभी तक डॉक्टर को ये नहीं पता कि दर्द कहाँ है और किस चीज की दवा दी है।
ये बात बिल्कुल वो परफेक्ट कह रहे हैं, लेकिन उस दर्द को ढूंढने के लिए एमआरआई करने की जरूरत पड़ेगी, पूरी बॉडी पार्ट्स की चेक करने की जरूरत पड़ेगी, तब वो दर्द जनमनी पता लगेगा। इतने सालों से इन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया कि भाई आपका जो कुछ है वो अल्लाह है, कुरान है और कुछ नहीं है। सिर्फ उनको यही समझा जाता है और कोई इससे बेहतर हूरों की कहानियां बताई जाती है। और भी तो लोग हैं, अल्लाह और कुरान में माफी चाहूंगा, हमारे राष्ट्रपति हुए, आज भी कई मिनिस्टर हैं, पहले भी कई मिनिस्टर हैं, अल्लाह और कुरान तो उनके लिए ना, इसके लिए खाली अल्लाह और कुरान को ही दोष क्यों? करेक्ट, यू आर राइट। मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि अच्छी चीजें अर्जित करना बहुत मुश्किल काम है। हम लोग हमारे ग्रंथों में ना कहीं भी आपको ये चीज नहीं सिखाई जाएगी कि भाई तुम बेजुबान आदमी की जान ले लो और उसको मार दो। एक मिनट सर, एक सेकंड सारस्वत साहब, एक सेकंड रोकूंगा आपकी बात को। मैं एक सवाल, हालांकि मैं अपने चर्चा के विषय से हट रहा हूं, अभी जो कुछ हुआ लखीमपुर के अंदर, जो गाड़ी चढ़ा दी गई, कुचल दिया गया, ये कौन से ग्रंथ ने सिखाया था? बिल्कुल इसका जवाब, तो इंस्पेक्टर सुबोध को शाना उत्तर प्रदेश में मार दिया गया हिंदू संगठनों के द्वारा, और हिंदुओं को ही मार दिया गया। मैं किसी दूसरे की चर्चा ही नहीं कर रहा, मैं हिंदू मुस्लिम जैसा शब्द नहीं कर रहा। सर वो किसने सिखाया? वो भी तो कहीं रामायण और गीता पढ़ने वाले परिवारों। मैं आपको सारी बात का जवाब दूंगा, लेकिन अभी आप मेरे से कश्मीर मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो मैं वहीं पे अभी टिका हुआ हूँ। अभी मैं दूसरी जगह नहीं जाऊंगा, लखीमपुर का भी मेरे पास जवाब है, लेकिन अभी आप मेरी कश्मीर मुद्दे पे बात सुनिए। नहीं, मैंने आपने कुरान और उनकी बात कही ना, मैंने जवाब इसी का जवाब दे रहा हूँ। कश्मीरी पंडितों को रात को जब 19 जून 1990 को जब वहां से भगाया जा रहा था, तो अलाउंस मस्जिदों से किया जा रहा था, किसी मंदिर से नहीं हो रहा था। वो जो भीड़ निकली थी वो मस्जिदों से ही निकली थी, जब उनको खदेड़ा जा रहा था, वो भी किसी मंदिर से या रामायण से महाभारत से निकल के नहीं आ रहे थे। ये जो इस तरह की घटनाएं वहां पर हुई हैं, उन लोगों का इस तरह का ब्रेन वॉश किया गया है कि मतलब हिंदू कुछ नहीं है, इनको ये तो काफिर है और इनको मारो और आप लोग रहो। लेकिन मैं इस बात पर नहीं जा रहा। आफ्टर आपने जो मुझे पूछा धारा 370 हटने के बाद क्या परिवर्तन आया, हमारे देश की जो आर्मी है वो एमआरआई कर रही है वहां पर सबका, ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के उनको मार रही है। मेरे के अभी हमारे देश के परसों ही 5 जवान शहीद हुए, उसमें एक मुस्लिम भी था। वो अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ग्रंथों से अच्छी चीजें भी मिलती हैं, लेकिन अच्छी चीजें ढूंढने के लिए बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है। और इन लोगों का जो ब्रेन वॉश किया गया है ना, वो सिर्फ यही कहा गया है, सिखाया गया है कि भाई हिंदू तो काफिर है, इनको मारो। ये तरीका बिल्कुल गलत है और यही सिखाया जाता है। और मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं सारस्वत साहब कि जिस प्रकार आपने जो अभी चर्चा की, मस्जिदों से अगर पहले जैसा आप कह रहे हैं कि उस समय ऐसी अनाउंसमेंट हुई, तो आज के समय में अनाउंसमेंट ये होनी चाहिए कि नहीं, ये चीज गलत है, मस्जिदों से ही इस प्रकार के आतंकवाद का विरोध होना चाहिए। और अगर वहां पर जिनको माइनॉरिटी कहते हैं, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है साहब, उनके पक्ष में मस्जिदों से ही आवाजें आनी चाहिए और लोगों को सड़कों पर आना चाहिए। मेरे ख्याल से आपका कुल मिलाकर कहना बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हो आप, लेकिन मस्जिदों से ये आवाज ना आ जाएंगी ना आने वाले 20 साल में आएंगी। ये हमारी सेना को ही स्थापित करना पड़ेगा। आना शुरू हो गई है, आना शुरू हो गई है, आना शुरू हो गई है। ये आवाजें आना शुरू, सुनो मैं बता रहा हूँ, ये आवाजें भी डर की वजह से आना शुरू हुई है। हमारी सेना का खौफ है उन लोगों के अंदर। ब्रेन वॉश करना आम आदमी का जरूरी है, ताकि वो किसी भी आतंकवादी को अपने घर में शरण ना दे। हाँ, डर है उन लोगों के अंदर, उनको मजबूरन शरण देनी पड़ती है। भाग के जाएंगे, कनपट्टी पे बंदूक रख देंगे तो उनको शरण देनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हमारे कश्मीर के अंदर एमआरआई की बहुत जरूरत है, ब्रेन वॉश की बहुत जरूरत है। वो लोग आतंकवादियों का साथ लें, बिल्कुल ना दें, और तभी वहां पर शांति स्थापित हो पाएगी। पेट दर्द और सिर दर्द की अलग अलग दवा से काम नहीं चलेगा। एमआरआई की जाएगी, परफेक्ट पॉइंट ढूंढे जाएंगे, तभी वहां पर शांति स्थापित हो सकती है। और उस दिशा में सरकार पूरी अपनी तरफ से काम कर रही है, सेना पूरा सहयोग कर रही है। आम आदमी एमआरआई स्कैन नहीं कर पाई आपकी सरकार, 2014 से आज सरकार बैठी हुई है। सर इतना नहीं होता है, ऐसे तो नहीं टाला जा सकता ना। अरे सर 1947 से लेके वहां पर एक्सरे भी नहीं हो रहे थे। अब एमआरआई इतनी जल्दी रिपोर्ट नहीं देगी, टाइम लगेगा। और मैं समझता हूँ आने वाले 2-4 साल में आप देखेंगे कि वहां पर पूरे हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट की तरह ही शांति स्थापित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, नहीं लेकिन इसके अंदर एक और चीज को नहीं कहा जा सकता। जैसे अभी सरकार ने जो स्कीम आई, जो पीएम की जो वहां पर स्कीम आई, प्रधानमंत्री की जो योजना थी, जो पीएम पैकेज था, उसके तहत सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना था और लगभग 4000 युवाओं को सरकारी नौकरी में वहां भेजा गया। जो दीपक चंद थे वो उन्हीं में से एक थे। हालांकि अब डर का माहौल ये जरूर है कि कम से कम जो पक्की कॉलोनी में, जो सरकारी कॉलोनी में अपने घरों के अंदर रह रहे हैं वो तो नहीं, लेकिन जो किराए पर रह रहे थे बाहर, उनमें से कहा जा रहा है लगभग 70% लोग वापस आए। तो ये माहौल जो भाव उत्पन्न किया जाए, बात डर की नहीं है, डर में तो एक मस्जिद, दो मस्जिद, तीसरी मस्जिद ने नहीं किया,
डर होता तो फिर सभी में होता, सेना गया किसी चीज का, डर जैसी कोई चीज नहीं। बात वही कप्तान साहब वाली है पीके सारस्वत जी, कि भावनाएं भी तो उत्पन्न करनी पड़ेंगी। डंडे के जोर से तो आप जब तक डंडा दिखाएंगे, जिस दिन डंडा हटेगा वो अपना काम कर देंगे। फिर वही का नहीं है, सरकारें दिल्ली में बैठी होती है, सरकारें सुरक्षित होती है, पीड़ित होता है आम आदमी। दीपक चंद आम आदमी था, ठीक है जी। जो सुपिंदर कौर थी वो आम आदमी थी, जो माखनलाल बिंद्रू थे वो आम आदमी था। साहब जिसके घर से चला जाता उसको पता होता, जो सैनिक चले गए उनको पता होता, उनकी बहनें सारी कलाई तलाशेंगी, उस कलाई को तलाशेंगी कि मैं राखी किस पे बांधू। कहना नहीं चाहिए, माँ सदैव के लिए, उसकी उस माँ की कोख सदैव के लिए सुनी है साहब। अरे सर, इस बात का तो दुख पूरे देश को है। जब पुलवामा में अटैक हुआ था तो 40 जवान एक साथ शहीद हुए थे। हमारे 5 जवान अभी 2 दिन पहले ही शहीद हुए हैं। इस बात का दुख मुझे बहुत है और मेरे देश को भी इस बात का दुख है। लेकिन शांति स्थापित करने के लिए तो यहाँ से लोगों को वहाँ भेजा गया था कि भाई आप पढ़ाओगे, लोगों को अच्छी शिक्षा दोगे, एजुकेशन दो। उसी माहौल को, अच्छे माहौल को भी डर में दोबारा परिवर्तन करने के लिए ही ये काम किया गया आतंकवादियों द्वारा, जो इन्वेस्टिगेशन करके, चेक करके, उनके आईडी देख के लोगों को बसा रहे। सरकार अपने पक्ष के लोगों को क्यों नहीं बसाती, अपने पदाधिकारियों को क्यों नहीं बसाती वहां पर जाकर? सरकार उन्हें क्यों नहीं प्रेरित करती कि आप जाइए? हालांकि ये मुद्दे का विषय नहीं है, पर चलिए जो भी है। अब मैं कैप्टन साहब से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। कैप्टन साहब जी, जी भारद्वाज साहब, मैंने सवाल आपसे पहले भी पूछा था शुरुआत में, मैं फिर उसी सवाल पे, मेरी सुनी ना थोड़ी सी अटक जाती है बार बार एक ही जगह। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। क्या अब वास्तव में सेना के हाथ खोल दिए गए? जी, बहुत छोटा सा भारद्वाज साहब ऐसा है, सुनिए, आप, हम और हमारा पूरा देश अगर चैन की नींद सो रहे हैं, अपने सारे काम बखूबी निभा रहे हैं, तो हमारे चारों तरफ एक मजबूत दीवार खड़ी है और वो दीवार है हमारे सेना के जवान। और मैं अपने सभी सेना के जवानों को सलूट कर रहा हूं, मैं सबको। सलूट हम भी करते हैं कैप्टन साहब, सलूट हम भी, बिल्कुल बिल्कुल, हम सब करते हैं। शक्ति जब तक उनको फ्री हैंड नहीं किया जाता, सवाल तो ये भी है ना। देखिए अब ऐसा है, देखिए फ्री हैंड के भी 2 मतलब होते हैं जी। फ्री हैंड का मतलब आपका क्या है, पहले ये बताइए जरा। फ्री हैंड कैसे, मतलब किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं, उन्हें जहां सर्च ऑपरेशन करना है, जो एक्शन लेना है, जो उन्हें सबक सिखाना है, सिखाने के लिए फ्री हैंड किया जाए। आतंकवादियों को किसी प्रकार कल को पता पड़ा गया किसी नेता के किसी परिवार को रोक लिया गया और आप वहां पर सौदा कराए, भाई ठीक है हम 5 आतंकी छोड़ रहे हैं, आदि छोड़ रहे हैं, तो सेना का मनोबल भी तो टूटता है ना सर उसके बाद में। टूटता है सर, हमारी आर्मी के पास ऐसे ऐसे नुस्खे हैं, इस तरह के तरीके हैं कि वो हर चीज को, हर किस्म के माहौल में वो एक अच्छा काम कर सकते हैं और हर चीज को वो जांबाजी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। किंतु जरूरत है उनको फ्री, आपने सही कहा कि उनको फ्री करने की। हर चीज में अगर रोका जाएगा तो फिर कैसे काम होगा? और टोटल मिला के आप ये समझो कि 72 साल के बाद कश्मीर की पहचान को बदलने के लिए इतिहास फिर गढ़ा गया और खत्म हुआ अनुच्छेद 370। अगर पूछो तो यही है दास्तान कश्मीर 1947 से लेकर के 2021 तक की। और इस बीच में क्या क्या हुआ सारे देश ने देखा है और क्यों हुआ वो भी सब समझते हैं। क्योंकि मैं फिर दोबारा वही बात कर रहा हूं, दोबारा फिर मनसा वाचा कर्मणा जब तक नहीं होगा, जो हम मन से चाहते हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, तीनों जब नहीं होंगे तो ये कुछ होने वाला नहीं है। और डंडे के बल से तो कुछ देर के लिए काबू होता है कोई भी काम, उसके बाद फिर वहीं कमी हो जाता है। आपने बहुत सही कहा। मैं हालांकि कैप्टन साहब इसमें एक राजनीतिक कांग्रेस के प्रतिनिधि को चाहता था, लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट पर उन्होंने भी मना कर दिया जुड़ने से, क्योंकि चर्चा आपको मालूम है 2005 से 2008 के बीच में जब गुलाम नबी आजाद वहां के मुख्यमंत्री थे, तो गुजरात के टूरिस्ट जो घूमने गए थे वहां पर उनकी किस प्रकार तो राजनीति का, क्योंकि कई बार कह दिया जाता है कि भाई कांग्रेस के लोग वहां तो चले गए, क्या नाम है, लखीमपुर चले गए, हाथरस चले गए, दुनिया भर की जगह चले जाते हैं, लेकिन स्वयं को कश्मीरी पंडित कहने वाले राहुल गांधी जी अभी तक मेरे ख्याल से कोई बड़ा वक्तव्य, आधिकारिक वक्तव्य वहां से नहीं आया। जाना तो बाद की बातें हो जाती हैं वहां पर। पीके सारस्वत साहब मुझे एक चीज बताएं, मैं एक सवाल पीके से, मेरे पास बहुत थोड़ा सा समय रह गया। सारस्वत साहब मुझे बताइए, आपने कहा सरकार को यह भी तो करना चाहिए, क्योंकि अब सिख संगठन कह रहे हैं कि हमें भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमें भी माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए, हमें भी वही छूट मिलनी चाहिए जो कश्मीरी पंडितों को मिलती है।
और जब तक सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में असफल रहेगी हम लोग नहीं लौटेंगे। अर्थात अब सिख संगठनों के साथ अभी तक भेदभाव है, सिखों के साथ भेदभाव है, जो कश्मीरी पंडितों के साथ छूट है वो उनको नहीं मिल रही है। क्या कहेंगे सारस्वत साहब? बहुत जल्दी से जवाब। सिखों की अगर कोई डिमांड है तो सरकार उस पर गौर करे, और अगर वो डिमांड पूरी करने लायक है तो बिल्कुल सरकार को करनी चाहिए। तो माइनॉरिटी वाला दर्जा उन्हें भी, जो आप कश्मीरी पंडितों को छूट देते हैं हमें भी दीजिए, इतनी सी बात है। बिल्कुल दे देनी चाहिए अगर ऐसी कोई बात है तो। मैं तो बोल रहा हूँ सरकार को अगर ये ठीक लगती है तो वो सरकार का हेड है, ये हमारे और आपके बीच का नहीं है, और सरकार ने अपने हिसाब से डिस्कशन करना है। लेकिन अगर वो छूट मेरे और आप देखिए, पीड़ित पंडित जी मैं और आप ही होते हैं, सरकार तो बड़ी बड़ी सुरक्षाओं के अंदर बैठ जाती है। पीड़ित मैं वहां पर होता हूँ या मेरा जवान होता है वहां पर पीड़ित जाकर, जिसको वहां पर भेज दिया जाता है। कैप्टन साहब मुझे सिर्फ आखिरी सवाल एक छोटा सा जवाब, माने हमारा टाइटल था कश्मीर कराह रहा है, क्या आपको निकट भविष्य में उसकी कराहना कम होती या समाप्त होती नजर आ रही है? जी, अगर मन, वचन और कर्म से उनके साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाए तो बिल्कुल कम होती दिख रही है, और एकदम कम हो जाएगी, और एक दिन कश्मीर दुनिया का स्वर्ग फिर बन जाएगा। ठीक है साहब, उम्मीद करता है कैप्टन बंसीलाल ने जो शब्द वो बहुत जल्दी आए, कश्मीर की कराहना बंद और वो जो धरती का स्वर्ग है एक बार फिर से खलखलाए, चहचहाए, लहलहाए। आज की चर्चा में कश्मीर करारा में जुड़ने के लिए मेरे साथ कैप्टन बंसीलाल जो सेवानिवृत्त हैं और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पी.के. सारस्वत साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर निकले तो धन्यवाद आपका भी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्र की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। दशहरे की रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी।